हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज आपको रीट के संबंधित एक मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जा रहा है। परीक्षा देने से पहले इस मॉडल पेपर को अवश्य तैयार करके जाएं। और ये मॉडल पेपर नहीं है, सीधा आपके रीट का पेपर, जिसमें से 119% आपके क्वेश्चन है जो इसमें आने वाले हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है भाई, ध्यान रख लेना। इसके आधार आप अपनी तैयारी माप सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे ये इससे अपन को पता चल जाएगा। ये इस प्रकार का एक मॉडल पर सेट किया हुआ है जो पेपर आपके सभी बोर्ड सेंटर पर ये लिया भी गया है, इस प्रकार का एक पेपर। तो ये अपन को आज अपन इसमें देख रहे हैं। तो अपन टाइम इसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत कम समय में पूरे 150 क्वेश्चन आप है जो इसमें सोल्व कर लेंगे। चलते हैं, पहले साइकोलॉजी के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर आ चुका है। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के तत्वों में समाहित किया जाता है। गिलफोर्ड के जो बुद्धि संरचना सिद्धांत है उसमें बुद्धि के तत्वों में कौन कौन शामिल होते हैं। तो इसमें डायरेक्ट मैं क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, यानी इसका उत्तर आपके हो जाएगा ए, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। याद रख लेना, सीधा याद ही करवा रहा हूँ अब डायरेक्ट, मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के शाब्दिक परीक्षण के विषय में सत्य कथन है। देखो पहले पढ़ लेते हैं, ये सब पढ़ना पड़ेगा। सत्य कथन कौन से हैं। शाब्दिक परीक्षण केवल साक्षर व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। ठीक है, शाब्दिक परीक्षण ध्यान रखना है। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एक प्रकार का शाब्दिक परीक्षण है। शाब्दिक परीक्षण का एक लाभ यह है कि इन्हें भिन्न भिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों को भी आसानी से दिया जा सकता है। प्रमिला का डॉक्टर ए मैन परीक्षण भारत में विकसित प्रमुख शाब्दिक परीक्षण है। तो सबसे ज़्यादा इसमें सही कौन सा है, वो है आपके शाब्दिक परीक्षण। हमेशा ध्यान रखना, साक्षर व्यक्ति होते हैं वही, उन्हीं को ही दिया जाता है। तो इसका भी आपके राइट जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है। इसमें नई पर ध्यान देना है। ठीक है, कौन सी व्यवहारिक विश्लेषण की मापन विधि नहीं है। तो इसमें आपको याद रखना है, इसका आंसर बताता हूँ आपको। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है जो व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है, बाकी सब आपके व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि है। ठीक है, तो इसका आंसर तो क्या जाएगा, सी। और ये बाकी है, इस प्रकार से भी याद रखना है व्यक्तित्व मापन की। बाकी देखो, साक्षात्कार, स्थितिपरक परीक्षण और प्रेक्षण, ये सभी आपके व्यवहारात्मक विश्लेषण विधियाँ हैं। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि नहीं है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। शेल्डन ने कौन सी विशेषता आयताकृतिक प्रकार के व्यक्तित्व की नहीं बताई थी। चौथा क्वेश्चन का आंसर आपको बताता हूँ मैं। शेल्डन ने कौन सी विधि नहीं बताई, कौन सा नहीं बताया था प्रकार। इसमें देखो, शेल्डन के तीनों प्रकार आए हुए हैं। तीनों प्रकार में आपके मजबूत व पेशी शरीर वाले एक, सुसंगठित वाले शरीर वाले, ऊर्जावान व साहसी, ये तीनों बताए थे। जबकि जो डी ऑप्शन आपके आ रहा है, कलात्मक एवं अंतर्मुखी, ये इसने आपके शेल्डन ने नहीं बताया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं अपन। फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के संबंध में निम्न में से किस कथन से आप सहमत नहीं है। सहमत नहीं है बताना, ध्यान रखना। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 5वां का आंसर आपके ये है, ईड अहम और प्रा अहम संप्रत्यय न होकर वास्तविक भौतिक संरचना ही। ये बात है तो सरासर आपके गलत हैं, यानी इसका आंसर तो आपके ये ए हो गया, है ना। अब इसमें बाकी के जो है वो सभी फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित है। तो एक बार देख लेते हैं इनको। अहम धैर्यवान, तर्कसंगत तथा वास्तव सिद्धांत से संचालित होता है। पहली बात ये ध्यान में सही है। प्रा अहम, ईड व अहम, ये अहम को ये बताता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर इच्छा विशेष की संतुष्टि नैतिक है अथवा नहीं। चौथा है मूल प्रवर्तिक जीवन शक्ति, जो ईड को ऊर्जा प्रदान करती है, लिबिडो कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मूल प्रवर्तिक जीवन शक्ति जो होती है ना, ईड को ऊर्जा प्रदान करती है, यही लिबिडो होती है। तो ये बाकी तीनों सही है, और पहला जो वास्तविक संरचना बताई ना, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में निम्न स्तरीय निष्पादन के बाद एक नया कलम खरीदता है और ये कहता है कि वे आगे की परीक्षा में नए कलम के साथ उच्च स्तर का निष्पादन प्रदर्शित करेगा, ये रक्षा युक्ति क्या है, मतलब कलम के कारण। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा युक्तिकरण। वो युक्तिकरण अपना रहा है, क्या अपना रहा है, युक्तियाँ अपना रहा है, युक्ति से वो कह रहा है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। वे
विकार जिसमें व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में खाना खा लेता है, उसके बाद रेचक से या उल्टी करके खाने को अपने शरीर से बाहर निकालता है। व्यक्ति पेट साफ होने के पश्चात तनाव व नकारात्मक संवेगों से अपने आप को मुक्त महसूस करता है। ये विकार कौन सा है? खाना खाने से अधिकता की वजह से। तो ये विकार है आपके शुद्धतिशयता। कौन सा है? ये है शुद्धतिशयता। ये आंसर इसका याद रखना, बी आंसर। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, अधिगम अशक्तता वाले बालकों में, अधिगम अशक्तता वाले बालकों में क्या बात आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 8वें में, पठन वैकल्य के लक्षण पाए जाते हैं। जिसमें अधिगम अधिक होता है ना, उनमें कौन सा लक्षण पाया जाता है? पठन वैकल्य के लक्षण पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। बाकी तो है ही है भाई, अशक्तता वाली बात है, अशक्त पठन वैकल्य के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है। 9वां क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है? देखो, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता में पूरे आपके ऑप्शन तीनों ही सही है। उन्नत तार्किक चिंतन होता है, प्रश्न करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, समय से समाधान अधिक योग्यता होती है, सूचना प्रक्रमण की उच्च गति होती है, सामान्यकरण तथा विभेदन करने की श्रेष्ठ योग्यता होती है। तो इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन एक्यूरेट हो जाएगा इसमें। ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपन 10 नंबर क्वेश्चन में, सृजनात्मक संभाव्यता की सीमाएं व्यक्ति की, ये जो खाली जगह छोड़ी हुई इनके उत्तर बताने हैं ना, द्वारा नियत हो जाती है, सृजनात्मकता के विकास को उद्दीप्त करते हैं। इसमें उपयुक्त रिक्त स्थान में चयन करना है अपन को। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके आनुवांशिकता और पर्यावरण। क्या हो जाएगा? आनुवांशिकता और पर्यावरण। यानी सृजनात्मक संभाव्यता की सीमाएं व्यक्ति की आनुवांशिकता द्वारा नियत हो जाती है। किससे द्वारा होती है? आनुवांशिकता द्वारा। और पर्यावरण सृजनात्मकता के विकास को उद्दीपित करते हैं। ये हो गया आपके 10 नंबर क्वेश्चन। फिर आता है 11वां क्वेश्चन, मानसिक रूप से विमंदित बालकों की बुद्धि लब्धि का वह स्तर जिस पर उनको केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है ताकि वे अपना दैनिक कार्य स्वयं कर सकें, वो स्टेज बताना अपन को कौन सी औसत होती है वो। ठीक है। तो इसमें याद रखना आपको 25 से 50 जो एवरेज बच्चे होते हैं ना, 25 से 50, इन बच्चों को केवल प्रशिक्षित ही किया जा सकता है, 25 से 50 वालों को, ताकि केवल वो अपना दैनिक कार्य स्वयं कर सके। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित मार्गदर्शक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा नहीं पूछा है? याद रखना है, नई का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। 13वें क्वेश्चन में, 13वें क्वेश्चन का आंसर आपके बताता हूँ मैं सीधा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन। एक ऐसी अवधि भावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, ये इसमें आपके शामिल नहीं, राष्ट्रीय चिंताएं। बाकी सब है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये एनसीएफ 2005 का आपके उल्लेखित मार्ग सिद्धांत हैं। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, ये सुनिश्चित करना, ये भी ठीक है। परीक्षा को अपेक्षाकृत कठिन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, ये भी ठीक है। ठीक है ना। ये आपके 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। परीक्षा को अपेक्षाकृत कठिन बनाना, ये भाई देखो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ध्यान रखना है। इसमें आपके 12वें क्वेश्चन में डी नहीं है, सी है आंसर। परीक्षा को अपेक्षाकृत कठिन बनाना तथा कक्षा की गतिविधियों को जोड़ना, परीक्षा कठिन बनाए दे जनपद बनो बचानो कैन वे मामलो। ठीक है। तो ये तो आपके गलत है और बाकी सब सही है। देखो, एक ऐसी अधिगामी पहचान का विकास हो जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंता समय, ये सही है भैया ना। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा, इसमें भी याद रखना है। तो देखो, गैर शैक्षिक कार्यों प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने का प्रतिषेध, ये हैं। फिर है विद्यालय प्रबंध समिति विद्यालय विकास योजना, ये भी हैं। बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध, मानसिक उत्पीड़न प्रतिषेध, ये सब है। तो इसमें आपके लास्ट ऑप्शन जो बताया ना, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। ये आपके 4 जो है ना अध्याय 4 में शिक्षकों के उत्तरदायित्व संबंधित आपके ये नीचे वाला नहीं है। ओके दोस्तों, अब अपन क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 14 पर, चलते हैं आगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता क्रियात्मक अनुसंधान की नहीं है? नहीं है, इसमें भी नहीं गया है। तो 14 नंबर ध्यान रखना, इसका उद्देश्य विद्यालय एवं कक्षा की कार्य प्रणाली में सुधार लाना है। ठीक है, सुधार लाना चाहिए। इसमें समय से अनुभवजन्य न होकर वैज्ञानिक पद्धति से की, ये गलत है भाई।
सीधा ही दिख रहा है कि अनुभव पर असमय होनी चाहिए, बाकी नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर तो आपके बी हो गया। देखो नीचे वाला सी देख लेते एक बार, इसकी रूपरेखा लचीली होती है, ये भी सही है। ये कार्यक्षेत्र समस्या के समाधान का व्यवहारिक रूप होता है, ये भी सही है। ठीक है, इसमें ये समस्या अनुभव जो ने होकर बताई ना, ये गलत है। 14 में बी आपके सही हो जाएगा। फिर अगला देखो 15 नंबर क्वेश्चन से अपन को आ रहा आगे, इवोल्यूशन की विशेषता पूछी गई। इसमें कौन सी पूछी गई? इवोल्यूशन। मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो 15 नंबर में देखो, मूल्यांकन परिमाणात्मक व गुणात्मक विवरण को प्रदान करता है। परिमाणात्मक व गुणात्मक विवरण को मूल्य प्रदान करता है, ठीक है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक से उद्देश्य जांच करता है, ये भी ठीक है। मूल्यांकन के द्वारा निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण संभव है, ये भी ठीक है। मूल्यांकन क्षेत्र संकुचित और सीमित, ये गलत है भाई। सीमित नहीं होता है मूल्यांकन का क्षेत्र, व्यवहार विस्तार होता है ना, असीमित होता है। खूब सारा इसमें अपन करते हैं मूल्यांकन, हर चीज़ करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, सीखने के प्रतिफल का के उद्देश्य हैं। सीखने का प्रतिफल उद्देश्य पूछा है, तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपने ये सब हो जाएगा। क्या क्या देखो, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का गुणवत्तापूर्ण युक्त शिक्षण सुनिश्चित करना, बालकों के सीखने एवं निरंतर प्रगति स्तर को जांचने के लिए मानदंड तय करना, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत प्रयास करना। ये सारे ऑप्शन इसमें आपके सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन 17 पर। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 कब लागू हुआ था? भारत में पूछा है भाई, भारत में पूछा है। इसमें याद रखना आपको 1 अप्रैल 2010, फैक्ट वाला क्वेश्चन है, सीधा याद रखना 1 अप्रैल 2010, उस समय आपके भारत में 2009 अधिनियम लागू हो गया था शिक्षा का। अगला देखो, विकास के संदर्भ में असत्य कथन छांटना है। 18वें में, बालक में वर्तमान में दृष्टिगत कोई भी परिवर्तन उसके पूर्व के अनुभव एवं वृत्ति का संचय होता है, ठीक है। असत्य छांटना है ना, ध्यान रखना। विकासात्मक प्रक्रिया बालक व्यवहार विभेदीकृत से अविभेदीकृत व परिष्कृत से अपरिष्कृत लक्षित होता है, ये गलत है, ये गलत, ये सही नहीं है भाई, यही अपना आंसर है। बाकी तो अपन देख सकते हैं, अधिगम एक प्रकार का विकास ही है जो व्यक्ति के अभ्यास एवं प्रयास है उसके स्वयं के द्वारा होता है, ठीक है। व्यक्ति की आदतों, अभिवृत्तियों, व्यवहार का जो प्रारूप पर आरंभिक वर्षों में विकसित होता है वही आने वाले वर्षों में व्यक्ति के जीवन के समायोजन को निश्चित करता है, ये सब ठीक है। बाकी के बी ऑप्शन अपना इसमें सही आंसर है ना। फिर आता है चूज इनकरेक्ट पेयर सुनना है, देखो कौन सा आता है इसमें अपने आंसर। हाँ, सही युग्म में से असत्य युग्म छांटना है। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखो, शेष अवस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता की अवस्था, एकदम सही है। पूर्व बाल्यावस्था खिलौने के युग कही जाती है, ये भी ठीक है। और उत्तर बाल्यावस्था पूर्व विद्यालय अवस्था, ये नहीं है उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक है ना। किशोरावस्था वीर पूजा की भावना, ये भी सही है। तो इसका सी आंसर अपने सही हो जाएगा। कौन सा? सी। उत्तर बाल्यावस्था पूर्व विद्यालय की अवस्था नहीं होती है, पूर्व बाल्यावस्था में हो जाता है, बच्चा तो स्कूल में पढ़ती है ना, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, कथनों पर विचार कीजिए और फिर अपन को 3 आगे कौन सी बात आ रही है, देखो पहले कथन पढ़ते हैं एक बार। इस अवस्था में बालक में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति में कमी आ जाती है, ठीक है। और बालक के चिंतन में उत्क्रमणीयता का विकास होता है, बालक में संग्रहण, संरक्षण व वर्गीकरण की प्रवृत्ति का विकास होता है। ये सब संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में पाया जाता है? 20वें प्रश्न में देखना है। तो याद रखना, बालक में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, चिंतन में उत्क्रमणीयता का विकास और संग्रहण, संरक्षण, वर्गीकरण की अवस्था, ये सब होता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें होता है? ठोस से संक्रियात्मक अवस्था में होता है, ये याद रखना है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो, कक्षा 3 में अध्ययनरत एक 8 वर्षीय बालक निम्नलिखित में से विकासात्मक प्रक्रिया की किन अवस्थाओं से संबंध रखता है? कक्षा 3 वाला बालक, तो 3 वाला बालक किस में रखता है? देखो आपके 2 अवस्था ऐसी बताई गई है, परिश्रम बनामहीनता की अवस्था या उत्तर परंपरागत नैतिक रखना, पूर्व परंपरागत नैतिक रखना, पहल बनाम दोष की अवस्था। तो अपन इसमें डायरेक्ट आंसर बताता था आपको, ये हो जाएगा सी आंसर, यानी 1 और 3 है जो इस अवस्था में आते हैं। किसमें? कक्षा 3 वाले बालक के लिए, 8 वर्षीय बालक के लिए 1 और 3 कौन से हैं? परिश्रम बनामहीनता की अवस्था होती है एक तो, और एक होता है पूर्व परंपरागत नैतिक रखना होती है, ठीक है, ये सही है।
22 पर देखिए, किस आयु तक बालकों में 2 शब्दों तक के सामान्य वाक्य बोलने की योग्यता का विकास होता है? यानी ऐसी कौन सी आयु है जिसमें बालक है तो 2 शब्दों तक के सामान्य वाक्य बोल देता है भाई? तो 22 में आपके उत्तर हो जाएगा 20 से 24 माह की आयु का बालक बोल लेता है। कौन सी अवस्था का? 20 से 24 माह की आयु का जो बालक होता है ना, इस अवस्था में 2 शब्दों के सामान्य वाक्य बोल लेता है। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटना और वापिस। असत्य कथन में 23 में देखिए, मैं सीधा ही बताता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन, पहला वाक्य क्या है? बालक के विकास में वंशानुक्रम वातावरण एक दूसरे के पूरक सहायक सहयोगी, एकदम सही है। बालक के विकास में वंशानुक्रम वातावरण का संबंध गुणात्मक नहीं होकर योगात्मक होता है, ये भी ठीक है। ठीक है ना, गुणात्मक का एवं योगात्मक थोड़े तो गुणात्मक होता है, यही तथ्य गलत है भाई, यही गलत है, यही गलत है। तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा आंसर के रूप में, क्योंकि इसमें अपन को ऐसे कथन छांटना है। तीसरा देखो, बालक के विकास में वंशानुक्रम में वातावरण के प्रभाव में अंतर करना असंभव होता है, और बालक के विकास में वंशानुक्रम वातावरण को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, यानी ये एक दूसरे पूरक माना जाता है ना, इसलिए तो अपना आंसर याद रखना बी ऑप्शन, यानी गुणात्मक नहीं होकर योगात्मक वाला, ये बात गलत होती है ना। 24 में देखिए, निम्न से कौन सा कथन अब की बार सही छांटना है भाई, अब की बार सही छांटना है, सही कौन सा है? तो अपना सही इसमें देखिए, परिपक्वन सीखने पर निर्भर नहीं करता जबकि सीखना परिपक्वन पर निर्भर करता है, ये सी आंसर इसका अपने एक्यूरेट हो जाएगा। यानी परिपक्वन सीखने पर निर्भर नहीं करता बल्कि सीखना परिपक्व अवस्था पर निर्भर करता है, ये कथन एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब अपन, एक ही चीज़ है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है इसलिए बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। अब एक बालक की किसी साइकिल के पास जाता है, उसी दौरान साइकिल का टायर तेज आवाज़ के साथ फट जाता है। अचानक हुई इस घटना से बालक डर जाता है, भविष्य में साइकिल के पास जाने से घबराता है। उक्त घटना के सामने सही युग्म चयन कीजिए। यानी अब क्या हो जाता है उसके साथ में, तो उसका आपके डरना एक अनुबंधित क्रिया के साथ उसका हो गया, डरना क्या हो गई, उसकी अनुबंधित अनुक्रिया हो गई, यानी उसके साथ उसने संबंध बना लिया भाई, है ना, ये सही हो गया। अगला देखो, मैथ करना है, सही सुमेलित करना है। सुमेलित वाला क्वेश्चन आया है 26 वाला, 26 में अपना हो जाएगा सी हो जाएगा सही। एक मिनट, 25 का क्वेश्चन वापस देखते हैं भाई थोड़ा सा, है ना, क्योंकि इसमें उपयुक्त सभी वाला आ गया ना। तो देखो 25 वाले क्वेश्चन में साइकिल अनुबंधित उद्दीपक है, ये भी सही है। तेज आवाज़ अनुबंधित उद्दीपक है, ये भी ठीक है। डरना अनुबंधित उद्दीपक क्रिया है, डरना, और उपयुक्त सभी, इसका मतलब ये सब हो जाएगा इसमें, ये सब सही है भाई, याद रखना, उपयुक्त सभी याद रखना, सॉरी, है ना। फिर देखो सुमिलित वाला देखते हैं 26 में, किसमें? 26 में आपके सही सुमिलित कीजिए। सही सुमिलित में अपन देखते हैं इनको, कौन सा है आंसर अपने इसमें 26 का सी ऑप्शन इसमें एक्यूरेट है अपने, कौन सा है? सी में देखो कैसे होएगा। पहला में आपके तीसरा प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम हो जाएगा आपके स्किनर का, किसका हो जाएगा? ये बांडुरा का, किसका? प्रेक्षणात्मक अधिगम किसका हो जाएगा? बांडुरा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा प्रेक्षणात्मक अधिगम? बांडुरा का। 1 में 3 ए में। फिर बी में आता है आपके, बी में कौन सा आता है? देखो एक मिनट वापस देख लें, 26 में सी सही है ना। सी के पहले निशान कर देता हूँ, ये सी। अब देखो मिलान करो अच्छे से अपन। ए में 3 प्रेक्षणात्मक अधिगम का बांडुरा आ गया, ठीक है। फिर अव्यक्त अधिगम, बहुत ही कठिन वर्ड यूज लिया इसमें। अव्यक्त अधिगम, अव्यक्त अधिगम का हो जाएगा आपके टॉलमैन। अव्यक्त का कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर टॉलमैन। अंतर्दृष्टि अधिगम, ये तो अपन को सबको पता ही है। अंतर्दृष्टि अधिगम का तो 5वां कॉर्नर का हो जाएगा, कॉलर। और क्रिया प्रस्तुत अधिगम है जो आपके 4 स्किनर के हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? स्किनर। इस प्रकार से 3, 2, 5, 4 हो जाएगा, ठीक है। 27वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में ऐसे टिकट छाटना अपन को वापस 27 में। 27 में है जो सी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? सी है जो अपने ऐसे कथन है, यानी
चिंतन एक जटिल मानसिक क्रिया है जिसमें संज्ञानात्मक एवं गत्यात्मक क्रियाएं सम्मिलित होती है। ये एक इसमें गलत है, बाकी सब सही है। देखो, चिंतन संगठित लक्ष्य निर्देशित और उद्देश्यपूर्ण व्यवहार होता है, एकदम सही है। चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये भी सही है। तर्क चिंतन की वह प्रक्रिया जिसमें निष्कर्ष होता है अथवा सामान्य नियमों के आधार पर समस्या समाधान होता है, ये भी सही है। चिंतन जटिल मानसिक प्रक्रिया, ये गलत है ना, सी ऑप्शन सही हो गया अपने। फिर अपन देखते हैं 27 के आगे 28 क्वेश्चन देखते हैं। 28 में कल्पना के विषय में सत्य कथन का चयन कीजिए। कल्पना के विषय में सत्य कथन का चयन करना है, तो 28 का हो जाएगा आपके सी। 28 में क्या हो जाएगा? सी। सत्य कथन है, कल्पना में वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। कल्पना का संबंध समस्या समाधान व्यवहार से है। कल्पना में क्रमबद्ध तार्किकता पाई जाती है। कल्पना विचारों में संगतता कहीं होती नहीं, कल्पना तो कहीं हो जा सकती है, तो वास्तव इसका कोई संबंध नहीं होता। ये सही है भाई। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है और उपयुक्त नहीं पूछा है, तो इसमें अपन का आंसर हो जाएगा ए। कौन सा? अभिप्रेरणा एक बाह्य अवस्था, अभिप्रेरणा बाह्य अवस्था नहीं होती है, जो काल्पनिक और वास्तविक होती है। वास्तविक कभी होती नहीं, अभिप्रेरणा अंदर से आंतरिक प्रक्रिया होती है। अभिप्रेरणा का मूल तत्व तो नहीं होता, ये सही है। अभिप्रेरणा किसी खास क्रिया करने की ओर बिल्कुल सही है, निर्देशित होती है। अभिप्रेरणा उद्देश्य प्राप्त जारी रहती है, ये भी सही है। तो अभिप्रेरणा बाह्य अवस्था बताइए ना, ये काल्पनिक और वास्तविक बताइए, ये गलत है भाई। ठीक है, फिर आता है 13 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन साइकोलॉजी का। अपने साइकोलॉजी का अंतिम, बुद्धि की प्रकृति के विषय में किस कथन से आप असहमत? असहमत मतलब गलत है, तो ये अपन सीधा गलत छांट लेते हैं। गलत क्वेश्चन है सी वाला। बुद्धि के फलस्वरूप ही व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करे ऐसा आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं कैसे? बुद्धि से तो काम करते हैं सब, ये गलत है। बुद्धि के कारण ही व्यक्ति में विवेकशील व अमूर्त चिंतन करने का सामर्थ्य आता है, ये सही है। समस्या समाधान हेतु व्यक्ति बुद्धि से उत्पन्न होने वाली सूझ का सहारा लेता है, बिल्कुल सही है। बुद्धि के कारण ही व्यक्ति में वातावरण के साथ संयोजन में अनुकूलन करने की योग्यता का विकास होता है, ये 3 कथन तो सही है। और तीसरा सी पॉइंट ना, ये गलत है आपने ना। ये भाई आज हमने साइकोलॉजी के क्वेश्चन देख लिए 30 क्वेश्चन। अब अपन लैंग्वेज फर्स्ट आ रहे हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में अपन हिंदी कर लेते हैं फटाफट, है ना, ताकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, फटाफट 30 क्वेश्चन है, छोटे से क्वेश्चन से आराम से इनकी अपन कर लेते हैं। देखो, तो फर्स्ट लैंग्वेज का पहला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, 31 नंबर। पैसेज पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लेना आप, मैं रोका हुआ है। इसके बाद में सीधे आपके अपन ने तो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे भाई, टाइम नहीं है ना। तो 31वें क्वेश्चन में आते हैं। 31वां क्वेश्चन देखो, मानव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं, अपन को सीधा पूछ रहा है, प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय कौन सा है मानव शब्द में। तो इसका आंसर बताता हूँ आपको डायरेक्ट, ए प्रत्यावाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा है? ए प्रत्यावाचक तद्धित प्रत्यय, ये इसका आंसर याद रखना मानव शब्द में, डायरेक्ट आप ये याद रखो। अब उपसर्गों के प्रयोग की दृष्टि से असंगत हैं। दूसरा 32वां क्वेश्चन, 32वां में उपसर्गों के प्रयोग की दृष्टि से असंगत हैं, तो इसमें आपका आ जाएगा बी, उत्खनन। कौन सा आ जाएगा? उत्खनन, ये इसका आंसर हो जाएगा, याद कर लेना है, डायरेक्ट की टाइम नहीं है अपन को। उपसर्गों के प्रयोग असंगत है, उत्खनन, बाकी सब सही है। पर्यावरण असंगत, अप्रत्याशित, ये सब सही है। महाविनाश में समास है, समास बताना। महाविनाश में समास है जो आपके तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास, याद रखना। महाविनाश में कौन समास है? तत्पुरुष समास। अगला देखो, गद्यांश में प्रयुक्त घोर संकट में घोर हैं, इसमें घोर क्या वर्ड है? घोर। घोर पैसेज पढ़ना एक बार अच्छे से, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। घोर जो वर्ड है यहाँ पे आपके कालिंदी है, ये विशेषण है। विशेषण क्या है? विशेषण। घोर शब्द है जो घोर संकट, संकट से पहले घोर है तो विशेषण हो गया ना, सही है भाई। और 35वां क्वेश्चन देखिए, गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गंगा शब्द को पर्यायवाची कौन कौन सा है? ऑप्शन उत्तर तो हो जाएगा कालिंदी। विष्णुपदी सही है, भागीरथी सही है, नदीश्वरी सही है, बाकी कालिंदी है जो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 36वां क्वेश्चन देखो, ये पैसेज आ गया वापस दूसरा, मैं आपको सीधा डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। निम्न में से लिंग की दृष्टि से असंगत है। लिंग की दृष्टि से असंगत, बयार, छत्री, अनुभव, थकावट। तो लिंग की दृष्टि से इसमें आपको सीधा आ रहा है अनुभव वर्ड। अनुभव कोई मतलब नहीं होता, अनुभव क्या है, अनुभव कैसे है ना, अनुभव उत्तर है, इसमें आपके असंगत हैं। 37वां क्वेश्चन देखो, हमने इस छतरी पर लगभग आधे घंटे विश्राम किया। छतरी पर
तो इसमें आंसर क्या होता है, विश्राम किया, आ की आ रही है ना पीछे, तो ये हो जाएगा आपके ये सामान्य भूतकाल। कौन सा हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। फिर है आपके निम्न से राजस्थानी शब्द का हिंदी रूप बयार है, बयार, बयार का हिंदी शब्द दोनों आ जाएगा, बायरी और भाड़, बायरी और भाड़ दोनों आपके उत्तर सही है। ठीक है। फिर आता है इन दरवाज़ों में अंधेरा रहता है, काल बताना है। इन दरवाज़ों में अंधेरा रहता है, ता है, ती है, ते हैं। तो इसमें इसमें आपके सीधा आ जाएगा सामान्य वर्तमान काल। कौन सा आ जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। गद्यांश में सभा शब्द प्रयुक्त हुआ है, सभा शब्द, सभा किस रूप में प्रयुक्त हुआ है, एक वचन में हुआ है। किस में हुआ है, एक वचन में। आगे देखो, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, 41 में। इसमें कौन सा वाक्य भेद, अर्थ के आधार वाक्य भेद कौन सा है, संकेतार्थक, संकेत देने वाली बात है। कौन सी है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, संकेतार्थक वाक्य है ये। 42 में देखिए, राम आया और श्याम चल दिया, मिश्र वाक्य में परिवर्तन कीजिए इसको, और शब्द करके मिश्र वाक्य बनाना है। ठीक है। क्या आ जाएगा 42 में, जैसे ही राम आया श्याम चल दिया, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे ही राम आया श्याम चल दिया। फिर 43 में देखो, हंस पद किस विराम का एक और नाम है, हंस पद, हंस पद है वो आपके त्रुटि विराम का, किसका है, त्रुटि विराम का। अगला देखो, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे भले नेता हैं, रेखांकित भारत के सबसे भले नेता हैं, भले नेता में उत्तर क्या आ जाएगा, संज्ञा पदबंध है, क्योंकि ये एक संज्ञा की विशेषता बताते हैं। किसका बताते हैं, संज्ञा पदबंध है। और फिर 45 आसारा दीवा, राजस्थानी मुहावरे आसारा दीवा, आसारा दीवा, आसारा दीवार में इनका जाए अच्छे भविष्य की उम्मीद करना। क्या आ जाएगा ऐसा, इसका अच्छे भविष्य की उम्मीद करना, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है, इसका क्या आंसर है, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। क्या हो जाएगी, उत्तर याद रखना है, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता के रूप में आधुनिक शिक्षक की इसमें अधिगम में भूमिका है भाई। 47 क्वेश्चन देखो, किस शिक्षण विधि में कल्पना शक्ति का विकास करने वाले मनोरंजक खेलों को स्थान दिया गया है, किसमें दिया गया है, बालो उद्यान पद्धति में। किसको दिया गया है, बालो उद्यान पद्धति में मनोरंजन खेलों को भी आपके सम्मिलित किया गया है कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए। ठीक है। 48 क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित से कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है, सुलेख विहीनता, ध्वनि लोभ, ध्वनि विकृति, शब्द लागू की प्रवृत्ति, कौन सी है। तो इसमें सीधा आंसर याद रखना है, सुलेख विहीनता, इसका कोई मतलब नहीं है ना, ये इसका आंसर सही हो जाएगा उच्चारण के लिए। बच्चे का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न किससे संबंधित होता है, ये होता है ठोस वस्तुओं से, यानी ठोस वस्तु ने बच्चों जल्दी पहचाने, पहल पौध है ना। ये 49 में हो गया, आपके बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो 50 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प समवाय विधि का द्योतक है, समवाय विधि। समवाय विधि में याद रखना है, गद्य एवं पद्य रचनाओं के आधार पर व्याकरण पढ़ना होता है। समवाय विधि में क्या होता है, गद्य एवं पद्य रचनाओं के आधार पर व्याकरण पढ़ाना। ठीक है। शुद्ध वर्तनी पाठ पढ़ाते समय शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है 51 में, तो उसमें हो जाएगा आपके केवल शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द ही बताएं, यानी शुद्ध शब्द आप पढ़ूंगी होगा जन आपने शुद्ध शब्द ही यूज लेना है। क्या लेना है, शुद्ध शब्द वर्तनी वाले युक्त शब्द वही शब्द है जो बताने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं अशुद्ध है वो, बाकी सब गलत है आपका। एक शिक्षक कक्षा में कविता के वाचन का पाठ का आयोजन कर रहे हैं, वे किस प्रकार के भाषाई कौशल के विकास का उपाय कर रहे हैं। तो इसमें 52 में याद रखना है, अभिव्यक्ति कर रहा है। क्या कर रहा है, भाषण बताने को मतलब है कविता पाठ वाचन करे तो भाषाई कौशल किस रह जाए, अभिव्यक्ति। ठीक है। वर्णमाला पढ़ना और वर्णमाला लिखना कौन सा कार्य पहले कराया जाता है, पढ़ना और वर्णमाला लिखना में कौन सा काम पहले आए, पहली भाई 53 के महीने बी पहली पढ़नो विया करे, कहीं विया करे पढ़नो, पढ़नो वर्णमाला पढ़ानी जन आए कि आगे लिख बाल काम पच विया करे हम दो लास्ट में। 54 नंबर देखो, शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है कहलाती है। स्वयं की सीखने की गति सीखे बाकी सी विधि है। 54 में याद रखना सी, अभिकर्मित अनुदेशन होता है। कौन सा होता है, अभिकर्मित अनुदेशन में स्वयं सीखता है नवाचार में। असत्य कथन छांटना 55 में, तो पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साध्य नहीं है भाई, ये गलत है। साध्य नहीं होती, साधन होती है। क्या होती है,
साधन होती है। क्या होती है? साधन। ठीक है, 55 में सी आंसर सही है। फिर आता है 56 में, हिंदी भाषा की वर्तमान परीक्षा प्रणाली का दोष है। हिंदी भाषा की वर्तमान परीक्षा प्रणाली का दोष है। 56 में क्या दोष है? अनेक भाषिक तत्वों के परीक्षण की उपेक्षा, साहित्यिक सौंदर्य तत्वों के बोध, अनुभूति व अभिरुचि के परीक्षण की उपेक्षा, विषय वस्तु पर अत्यधिक बल, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी आपके सही हैं। 56 में डी ऑप्शन सही है। ठीक है। 57वां क्वेश्चन है, ये किसने कहा है कि उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदतें पढ़ने व अच्छी आदतें नहीं होने पर प्रदान किया जाता है? ये बात किसने कही थी? बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है भाई, याद रखना। 57 में तो ये कही थी गुल्मी, मायर्स और ब्लायर ने। किसने कही थी? गुल्मी, मायर्स व ब्लायर ने कही थी। ठीक है। एक जांच पत्र कई बार दिए जाने पर भी फल में एकरूपता बनी रही, ये परीक्षण का कौन सा गुण है? 58 में तो ये विश्वसनीयता का है। कौन सा है? यानी एकदम एकरूपता बनी रहने पर भी नहीं कहना विश्वसनीयता, यानी कितनी बार जांच करो बनी एकरूपता रही, जो विश्वसनीयता है। 59 में देखिए, निम्न से कौन सा एक प्रत्याभिज्ञान प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है? रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न ये नहीं है, बाकी सब है। यानी मिलान प्रश्न, एकांतर अनुक्रिया प्रश्न, सादृश अनुभव प्रश्न, ये सब है जो प्रत्याभिज्ञान प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। बाकी रिक्त स्थान पूर्ति है जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। ठीक है। फिर है 60वां, निम्न से कौन सा शैक्षिक निदान की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आ जाएगा आपके बी, शिक्षण विधि का चयन करना, ये इसमें नहीं होता है। बाकी छात्रों का चयन करना, विषय वस्तु विशेष क्षेत्र का चयन, कठिन स्थलों का अन्वेषण, ये सब होता है। शिक्षण विधि इसमें कोई चयन नहीं होती है शैक्षिक निदान में। ठीक है। तो इसमें आपके शिक्षण विधि वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो दोस्तों, हमने ये एक आधे घंटे के वीडियो में ही अपन को पहले आज मनोविज्ञान और हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में 2 पेपर सोल्व कर लिए। फिर आगे आपके और इसका एक पेपर आने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड वाला और एसएसटी वाला। ये अपन क्वेश्चन और बाद के वीडियो में जारी करेंगे, तो कंटिन्यू देखते रहिए। पहले ये 2 पेपर आप 60 क्वेश्चन तैयार कर लो, ताकि एक साथ मनोविज्ञान और हिंदी के तो हो ही जाएं। ओके दोस्तों।